नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। चढ़ावे में चोरी पकड़े जाने के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट में आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है। ट्रस्ट में नए मेंबर्स आएंगे, ट्रस्ट की डीड में बदलाव होगा। अभी ट्रस्ट के जो बाय लॉज हैं उनमें राम मंदिर की व्यवस्था को देखने के लिए किसी अफसर की नियुक्ति का कोई प्रोविजन नहीं है। अब ट्रस्ट का एक सीईओ अपॉइंट होना है, इसलिए ट्रस्ट डीड में बदलाव करके सीईओ के अपॉइंटमेंट का प्रोविजन जोड़ा जाएगा। ट्रस्ट के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर के साथ साथ बाकी मेंबर्स की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी। चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लापरवाही भी सामने आई थी। अभी तक राम मंदिर का चढ़ावा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता था, लेकिन अब दूसरे बैंकों को भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए कई प्रेजेंटेशन किए गए हैं। ट्रस्ट के नियमों में बदलाव करके अब एसबीआई के अलावा दूसरे बैंकों में भी चढ़ावे की रकम को रोटेशन के हिसाब से जमा कराने की व्यवस्था की जाएगी। राम मंदिर के लिए कोर्ट में लड़ने वाले सीनियर वकील के परासरण राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग ट्रस्टी हैं। हालांकि उनकी आयु 90 साल से ज्यादा है, तो भी ट्रस्ट के नियमों में बदलाव की जिम्मेदारी परासरण को ही सौंपी गई है। परासरण इतने सीनियर हैं, सब उनकी बात मानते हैं। वो अपने सुझाव 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की मीटिंग में रखेंगे। उसी मीटिंग में 3 मेंबर्स की कमेटी राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ के लिए 3 नामों का सुझाव देगी। ट्रस्ट के सीईओ का नाम का फैसला इसी मीटिंग में हो जाएगा। ट्रस्ट के नियमों में क्या क्या बदलाव होंगे, किसकी क्या राय है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो नया सीईओ होगा उसको किन किन शर्तों को पूरा करना होगा, सीईओ के नामों की सिफारिश करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके मेंबर्स की क्या राय है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि राम मंदिर ट्रस्ट में क्या क्या बदलाव होंगे। इस वक्त राम मंदिर ट्रस्ट का सबसे ज्यादा जोर ट्रस्ट की उन कमियों को दूर करने पर है जिनके कारण करोड़ों राम भक्तों का भरोसा टूटा, लोगों की भावनाएं आहत हुई, चढ़ावा में चोरी हुई। ट्रस्ट के ज्यादातर मेंबर्स का मानना है कि एक बैंक पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। हालांकि फिलहाल अयोध्या में ट्रस्ट के खाते 3 बैंकों में हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन चढ़ावे का पैसा सिर्फ स्टेट बैंक में जमा होता है। ट्रस्ट के मेंबर्स की राय है कि चढ़ावे की काउंटिंग के प्रोसेस में भी दूसरे बैंकों की सेवाएं ली जानी चाहिए और दान की रकम भी दूसरे बैंकों में जमा करानी चाहिए। अभी तक सिर्फ एसबीआई के साथ 2 एमओयू साइन हुए थे। दूसरा एमओयू चुपके से हुआ। इसी के जरिए काउंटिंग प्रोसेस के एसओपी को बदला गया और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई। भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए दूसरे बैंकों के साथ भी एमओयू करने पर विचार हो रहा है। इसके लिए ट्रस्ट के नियमों में जो जरूरी बदलाव करने होंगे वो किए जाएंगे। ट्रस्ट की डीड में सीईओ के अपॉइंटमेंट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन अब यह अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सीईओ की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, सीईओ जरूरत के मुताबिक किन किन लोगों की नियुक्ति कर सकेगा, इन सारी बातों का जिक्र ट्रस्ट की डीड में किया जाएगा। जो ट्रस्ट का अपना डीड है उसमें अमेंडमेंट, उसमें संशोधन करने के लिए एक ट्रस्टी के परासरण जी भी हैं, सीनियर एडवोकेट। उन्होंने इसकी पहल शुरू कर दी है। तमाम सुधार, जो भी सुधार होने चाहिए ट्रस्ट पे, कैसे फाइनेंशियल गड़बड़ी जो हुई है उसको कैसे रोका जाए, और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है। और मुझे लगता है कि इस बार एक बहुत पुख्ता ट्रस्ट डीड बनेगा। सीईओ की भी व्यवस्था होनी है, एक अच्छा सीईओ, उसके लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। तो ये सारी बातें होंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने हिसाब से कोई निर्देश देना होगा तो निर्देश देगा। और इसके साथ साथ राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ अपॉइंट करने की प्रक्रिया भी कल से शुरू हो जाएगी। सीईओ के सिलेक्शन के लिए बनाई गई 3 मेंबर्स की कमेटी की कल पहली मीटिंग होगी। दिल्ली में रिटायर्ड जस्टिस प्रमोद कोहली के घर पर यह मीटिंग की जाएगी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जबकि कमेटी के तीसरे मेंबर सुरेश हावरे इस मीटिंग में वर्चुअली शामिल होंगे। जस्टिस प्रमोद कोहली ने बताया कि ट्रस्ट ने उनको 1 महीने के भीतर सीईओ के नामों का सुझाव देने के लिए कहा है। इस कमेटी का जो
पर्पज़ है वो राम मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सीईओ के सिलेक्शन के लिए है, ताकि एक अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मंदिर की चलाई जाए। हमारी एफर्ट यही होगी कि एक ऐसा आदमी सेलेक्ट किया जाए जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस हो, जो फाइनेंस के बारे में भी जानता हो, अकाउंटिंग भी समझता हो, और कमिटेड आदमी, डेडिकेटेड, और सबसे अच्छी जो ऊपर बात है कि वो कम से कम रिलीजियस माइंड का हो, क्योंकि जो आदमी रिलीजियस माइंड का होता है उसमें कमिटमेंट भी होती है। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा आदमी ढूंढा जाए। अब किसी एक इंसान में ये सब क्वालिटीज़ मिल जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन फिर भी कमेटी की कोशिश होगी कि ऐसा कोई शख्स, ऐसा इंसान जो कमिटेड हो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रखता हो, इंटेग्रिटी वाला हो, वो हम ढूंढ पाएँ। जो ट्रस्ट ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है, जिसकी कॉपी हमें भेजी गई है, उसके मुताबिक तो 1 माह का समय है। अब 1 माह में हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए। कोई कोशिश यही रहेगी कि जितना ट्रांसपेरेंट इसकी सिलेक्शन प्रोसेस हो उतना हम कर पाएँ। ट्रस्ट के बायलॉज में बदलाव तो 22 जुलाई को होंगे, लेकिन फिलहाल राम मंदिर की व्यवस्थाओं में ट्रस्ट ने कुछ परिवर्तन किए हैं। अब रामलला के सुगम और विशिष्ट दर्शन की जो नई व्यवस्था बनाई गई है, इसका जिम्मा निर्मोही अखाड़े के संत दीनेन्द्र दास को दिया गया है। दीनेन्द्र दास ट्रस्ट के मेंबर हैं। अब दीनेन्द्र दास की अनुमति से ही वीआईपी पास बनेगा। कुछ दिन पहले तक चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आईडी से रामलला के दर्शन के लिए वीवीआईपी पास जारी होते थे। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इन तीनों की आईडी डीएक्टिवेट कर दी गई है। आज दीनेन्द्र दास के नाम की एक नई आईडी बनाई गई है। इसके अलावा चढ़ावे की काउंटिंग की निगरानी के काम में ट्रस्ट ने पूर्व सैनिकों को तैनात किया है। रिटायर्ड फौजी दान पात्रों की सुरक्षा करेंगे। अब थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो थोड़ी बदल दी गई है। रिटायर्ड सैनिक जो है वो ट्रस्ट में रखे हैं और हर जगह उनकी नियुक्ति की गई है। दान काउंटर पे, अंदर मंदिर में, मंदिर प्राणायाम में, अंदर भी वो रस्सी लेके बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां पर दान डालता है तो उसको ले करके और उसको रख करके और रसीद देते हैं। वो इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई आरोप किसी पर न लगे। तो करीब रिटायर्ड सैनिकों की सेवाएं दी जाती। जैसा दान पहले देते थे वो वैसे ही दे रहे हैं, लेकिन अभी यह है कि दान पेटी में डाल के रसीद रखवा रहे हैं। दान पेटी में जो देते हैं वो पड़ रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। आज लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए एक और काम शुरू हुआ। आज राम मंदिर ट्रस्ट ने सिंधी समाज को चांदी की 200 ईंटों का रिकॉर्ड सबूतों के साथ भेज दिया। असल में विश्व सिंधी सेवा संगम के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट राजू मनमानी ने समाज के दूसरे मेंबर्स के साथ 200 किलोग्राम चांदी की ईंटें रामलला को अर्पित की थी। 200 किलो चांदी की ईंटें 26 जनवरी 2021 को चंपत राय को सौंपी गई थी, लेकिन चढ़ावे में चोरी की खबरों के बाद राजू मनमानी ने चांदी की ईंटों को लेकर आशंका जताई थी। आज राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंदेव गिरी ने सिंधी सेवा संगम के साथ चांदी की इन ईंटों की पूरी डिटेल शेयर की हैं। गोविंदेव गिरी ने बताया कि चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं। चढ़ावे के रजिस्टर में 96 नंबर की एंट्री है। उसमें चांदी की ईंटों का पूरा ब्यौरा दर्ज है। 1-1 किलो चांदी की 200 ईंटों को अगस्त 2024 में मिंट कॉरपोरेशन की हैदराबाद ब्रांच को भेजा गया था। वहां पर इनको गलाकर 20-20 किलो की चांदी की शुद्ध ईंटों में ढाला गया और यह अयोध्या में स्टेट बैंक की ब्रांच के लॉकर में सुरक्षित हैं। ट्रस्ट की चिट्ठी मिलने के बाद राजू मनमानी ने राम मंदिर ट्रस्ट को धन्यवाद दिया और कहा वो एक बार फिर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जरूर जाएंगे।
जो हमने 26 जून को उनको लेटर लिखा राम मंदिर ट्रस्ट में, तो उनका जवाब इमीडिएटली 1 जुलाई को हमारे पास आ गया कि आपकी 200 किलो चांदी सेफ है। उन्होंने फोटोग्राफ्स भी भेजे और लेटर भी भेजा है। अब उन्होंने जो डिटेल मांगी, उस डिटेल के लिए हम लोगों ने पूरे 200 डोनर्स का नाम, अता, पता, टेलीफोन नंबर्स के साथ में करीब करीब 16 देश और करीब 35 शहर पूरे हिंदुस्तान से जो हमारे सिंधी समाज ने डोनेशन दिया था, अब हम सब सेटिस्फाई हैं और आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे और एक विनती करना चाहेंगे कि कभी मौका मिले तो इन सारे डोनर्स को एक बार राम मंदिर के दर्शन के लिए इनवाइट किया जाए, ताकि हम आकर के दर्शन करके, और हमने अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे भगवान राम से। राम मंदिर में अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाएगा, बैंक बदल दिया जाएगा, विजिलेंस की व्यवस्था बढ़ा दी जाएगी, लूट मचाने वालों से कैश की रिकवरी हो गई है, चोरी के पैसे से खरीदी गई प्रॉपर्टी अब जब्त कर ली जाएगी, निगरानी और कड़ी हो जाएगी, सोने के रामायण मिल गई है, चांदी की सारी ईंटें सुरक्षित हैं, प्रभु राम के मंदिर में व्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि आने वाले चुनाव में उनके विरोधी राम मंदिर में चोरी के इशू का इस्तेमाल न कर पाए। आज योगी अयोध्या पहुंचे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात की। योगी ने कहा कि राम भक्तों को भरोसा है कि सनातनियों की सरकार में रामलला के मंदिर में पाप करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो ढोंगी हैं, जो सनातन विरोधी हैं, जो समाजवादी होने का दावा करते हैं, उन्होंने आजकल रूप बदल लिया है। अब वो राम भक्त बन गए हैं। योगी ने कहा जो आजकल राम का नाम जप रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के पास हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की कोशिश की थी। इस पाप के लिए अखिलेश यादव को हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए। योगी ने कहा कि लगता है समाजवादी पार्टी अपने इस काले इतिहास को भूल गई है, इसीलिए उसके नेता अब अयोध्या की चिंता का दिखावा कर रहे हैं। जो ये लोग आस्था की बात करते हैं, याद करो ना, इन्होंने तो हमारी पवित्र हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। आप सोचो, कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? कौन करवा रहा था ये? बहन और भाइयों, आज अयोध्या आप देखते होंगे, हमारी अयोध्या तीनों लोकों से न्यारी है। अब अयोध्या वैभवशाली है, वहां की गलियां अब चमक रही है। अब यही अंतर है, आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, अयोध्या के नाम पे पहचान का संकट खड़ा किया। ये डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। अयोध्या में रेन बसेरा निषाद राज के नाम पर हो गए, निषाद राज गुहा के नाम पर। उनको यही बुरा लगता है कि निषाद राज के नाम पे वे नहीं कर पाए। अरे हमने तो निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा यहां किए ही है। हमने श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषाद राज के आपसी मिलन की भव्य प्रतिमा और स्मारक बना करके रखा हुआ है। जाके देखो तो कभी श्रृंगवेरपुर में, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे, वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे,
उस श्रृंगवेरपुर को डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज सुंदरीकरण की नई मुहिम तक, नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं, नीति स्पष्ट हो तो नियंता अपने आप सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। आज वह अयोध्या में दिखाई देता है। प्रभु श्री राम की कृपा और पवन सुत हनुमान जी की भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप ही आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने की जिस घटना का जिक्र किया वो 2003 की है। उस वक्त यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। यूपी के रिटायर्ड डीजीपी ब्रजलाल उस वक्त यूपी के आईजी लॉ एंड ऑर्डर थे। ब्रजलाल ने बताया कि जिस वक्त हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ने की कोशिश की गई उस वक्त ज्ञानदास जी हनुमानगढ़ी के महंत थे। उन्होंने अपने घर पर इफ्तार की पार्टी रखी थी। ज्ञानदास का घर हनुमानगढ़ी के बगल में था। घर का रास्ता हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों से होकर जाता था। चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सरकार इफ्तार पार्टी को सपोर्ट कर रही थी। समाजवादी पार्टी के नेता इफ्तार में शामिल होने वाले थे, इसलिए पुलिस पर प्रेशर था। इफ्तारी के लिए उम्मीद से ज्यादा लोग आ गए। नमाज के लिए ज्ञानदास के घर के बाहर की सीढ़ियों पर भी चटाइयां बिछ गई, लेकिन पुलिस ने सख्ती की और हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं होने दी। अगस्त 2003 में बीएसपी सरकार गिर गई और 29 अगस्त 2003 को माननीय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने। 26 अक्टूबर से 24 नवंबर तक रमजान का महीना था और तुष्टीकरण के माहिर थे माननीय मुलायम सिंह जी और उनकी पार्टी, तो धड़ाधड़ रोजा इफ्तार चल रहे थे। तो ये हुआ कि हनुमानगढ़ी के सामने आप गए होंगे, सीढ़ियाँ जहाँ जाती हैं ऊपर, उससे सट करके और उस पर रोजा इफ्तार होगा, नमाज पढ़ाई जाएगी। तय हुआ कि हनुमानगढ़ी के महंत अपने घर के अंदर करेंगे। अब उसमें तो कोई हम लोग कुछ कर नहीं, ठीक है अपने घर में करें, लेकिन हम लोग अलर्ट थे और ये था कि हनुमानगढ़ी के सटा हुआ उनका मकान है, उनके मकान में घुसने के लिए 3 जीने हैं, सीढ़ियाँ, तो वह इन जीनों पे भी चटाई बिछा लिया जाए और फिर लगा हुआ है हनुमानगढ़ी की दीवार, तो उससे सटा करके बिछा करके और वहाँ पर नमाज हो और उसको रोजा इफ्तार किया जाए। तो जैसे ही महंत जी के घर के अंदर के बाद इस पर बिछाने लगे तो पुलिस ने तुरंत उस चटाइयों को उठाकर फेंक दिया, तो सफल नहीं हो पाए और महंत जी के घर के अंदर नमाज पढ़ी गई, बिल्कुल हनुमानगढ़ी से सटा हुआ और वहाँ रोजा इफ्तार हुआ। तो ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा थी जो उसमें प्रयास हुआ था, लेकिन हम लोगों ने हनुमानगढ़ी के सामने ये होने नहीं दिया। योगी के इल्जाम पर अखिलेश यादव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा उस वक्त उनकी पार्टी को जो ठीक लगा उसने किया। अब योगी समाजवादी पार्टी को सिखाने की कोशिश न करें। सीएम इसमें ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, राम मंदिर को मानने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी तो कभी ये नहीं करती थी, बल्कि हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वा देती थी सीढ़ियों पर। ये तमाम आरोप आप पर लगा रहे कि धर्म, हमने कहा नमाज पढ़वाई, कहाँ पूजा की, ये काम समाजवादी पार्टी का है। पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम जब सरकार में थे तो हमको जो उचित लगा हमने किया। आज सरकार में आप हैं तो मेहरबानी करके जो आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए समाजवादी पार्टी का संचालन कैसे करना है। हमें योगी आदित्यनाथ की राय की आवश्यकता नहीं है। अयोध्या के बाद योगी बस्ती पहुंचे। बस्ती में भी योगी ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी का इतिहास याद दिलाया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता जमीनों पर कब्जे के एक्सपर्ट हैं। जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त बस्ती में वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की जमीन पर ही कब्जा कर लिया था। योगी ने बताया कि सपा के जिलाध्यक्ष ने उनसे मदद मांगी थी और उन्होंने जमीन पर कब्जे को छुड़वा दिया। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी। और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है, ये रोकने वालों को टोकती है।
और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। आज ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 मंदिरों का पुनरुद्धार का काम संपन्न हो गया है। बहन और भाइयों, प्रदेश वही, लोग वही, सरकार के चेहरे बदले हैं, परिणाम आने लग गया। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज भदेश्वर नाथ मंदिर और तपसी धाम मंदिर और मखौड़ा धाम जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार पे खर्च हो रहा है। पहले कब्रिस्तान के नाम पे जो कब्जा होता था, गरीब को सताया जाता था, उजाड़ा जाता था, जिसको वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था। और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सपाई लोग करते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्जे, कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है। हमने कहा तुम जिलाध्यक्ष हो, तुम्हारी सरकार है और तुम कब्जे को नहीं रोक पा रहे हो। कहा साहब ये लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं ना, इनको केवल और केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, इनको हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते। बहन और भाइयों, फिर मैंने उस समय कार्यकर्ताओं को भेजा था और मैंने कब्रिस्तान के नाम पर जो कब्जा हो रहा था सबको हटवाया था, और सपा के जिलाध्यक्ष को हम लोगों ने उसके जमीन को कब्जा होने से बचवाया था। इसके बाद योगी ने अखिलेश सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की याद दिलाई, बिजली सप्लाई की खराब व्यवस्था का जिक्र किया। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज में बेटियों के लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था, लेकिन आज यूपी में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं वो किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर देखे, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया है। जो संभव था वो आज संभव हुआ है। कप्तानगंज ने पहले 5 वर्ष में 17 से 22 में विकास किया, उसके बाद वहां भी काम ठप पड़ा हुआ है, क्योंकि सपाइयों में विकास की रुचि नहीं। इनके लिए तो अपना स्वयं का विकास ही ये मान लेते हैं हो गया सब। इनको जब फुर्सत हो कब्जा करने में, तब ये लोग विकास में रुचि ले पाएंगे। इनकी विकास में कोई रुचि नहीं होती है, ये कब्जा करने में माहिर होते हैं और सुरक्षा में सेंध लगाने में भी बड़े माहिर होते हैं। एक कहावती चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, जो बहन और बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, उसकी तुलना तो केवल दुर्योधन और दुशासन से ही हो सकता है, सभ्य मानवों से नहीं हो सकता। और ये लोग यही करते थे। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के हिंदू प्रेम पर भी तंज किया। असल में कल अखिलेश यादव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिलने पहुंचे थे। इस पर योगी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह हिंदू हिंदू का जाप कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन भगवा वस्त्र धारण करके कांवड़ यात्रा पर न निकल पड़े। ये आस्था की बात कर रहे हैं। कर्ण मंदिर का विवाद भी इन्होंने खड़ा करवाया था। और याद करिए, हम सबकी आस्था की प्रतीक अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़ी बाधा यही लोग थे। इनकी पीड़ा तो यह है कि अयोध्या में राम मंदिर कैसे बन गया। आपको देखते हुए आप जब अयोध्या धाम में दर्शन करने के लिए जाते हैं, आपकी कावड़ यात्रा निकलती है,
तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो अभी जाएं, पुष्प वर्षा करें। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था, उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। जय श्री राम बोलने पर, परशुरामपुर के दंगों पर और इन सभी घटनाओं पर जिसमें निर्दोष हिंदू प्रताड़ित हुआ था, उन सभी घटनाओं के लिए उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से जिसकी आस्था आहत होती थी। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चोरी का जो सवाल उठाया वो बिल्कुल ठीक है, पर उनकी प्रॉब्लम यह है कि मुलायम सिंह की सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मुसलमानों के वोट मिलते हैं, इसीलिए जब अखिलेश यादव राम की बात करते हैं तो ज्यादा असर नहीं होता। इस मामले में योगी भी मास्टर हैं। आज उन्होंने हनुमानगढ़ी में नमाज की याद दिलाई। ऐसी बातों का समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं होता। आज लंबे वक्त के बाद मायावती भी दिखाई दी। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं को दलितों का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि वोटों के चक्कर में कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाने दलितों के बीच पहुंच जाते हैं, उनके लिए करते तो कुछ नहीं, उल्टे गरीबों को कानूनी पचड़ों में फंसाकर गायब हो जाते हैं। असल में मुद्दा दलित लड़की की हत्या का था। ललिता गौतम की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के खिलाफ भीम आर्मी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के पुलिस के साथ झड़प हो गई। मेरठ के एसएसपी ने प्रदर्शन करने वालों की पिटाई की। 8 लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐलान कर दिया कि वो मेरठ जाएंगे, दलित लड़की के परिवार से मिलेंगे, प्रोटेस्ट को थप्पड़ मारने वाले एसएसपी के खिलाफ एक्शन की मांग करेंगे। आज मेरठ और आसपास के जिलों से भीम आर्मी के सपोर्टर्स के साथ चंद्रशेखर आजाद मेरठ के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेरठ के बॉर्डर पर ही रोक लिया। तो चंद्रशेखर पुलिस वालों से ही भिड़ गए। कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ। इंस्पेक्टर ही रहूँगा। हाँ, मैंने आपको बता दी। क्या? मैं देखिए, मैं हाथ जोड़ के बताऊँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूँगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय कर रहा है गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है, लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली आप मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह? मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात है, कानून का पालन करते हैं। ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। बिल्कुल रिकॉर्ड है। मैं कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात है। कल को आपको बिल्कुल सही पड़ जाए नहीं, बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आप आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना, लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल, 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते मुझे जानते होंगे ना आप। आपसे मेरी 2-4 बार कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है, मेरी बात है ना, मुझे कहो ना कार्यकर्ता गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारी गाली दे रहे थे जी, बहुत देर से ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको बोला नहीं। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? मैं हमारी गाड़ी किस आधार पर रोको? क्या अपराध कर रहे हैं आप कोई? अब एक बात तो साफ दिखाई देती कि चंद्रशेखर आजाद जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि चारों तरफ कैमरे लगे हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है,
और ये मीडिया में दिखाई जाएगी। 2 घंटे नोकझोंक चली। उसके बाद भीम आर्मी के चीफ को प्रशासन ने मेरठ में घुसने की इजाजत तो दे दी। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सपोर्टर्स को संबोधित भी किया और इसके बाद मायावती भी एक्शन में आई। मायावती ने दलित लड़की की हत्या की निंदा की, परिवार को न्याय देने की मांग की और इसके बाद मायावती ने बिना नाम लिए चंद्रशेखर को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा आजकल कुछ नेता दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन लोगों की निगाह दलितों के वोट पर है। दलितों को ऐसे नेताओं के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि भड़काने वाले तो निकल जाएंगे और जो इनके चक्कर में फंसकर सड़क पर उतरेंगे वो जेल पहुंच जाएंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। मायावती ने कहा कि बीएसपी ही दलितों की तैशी है। दलितों को उनके अधिकार मिले, इसके लिए जरूरी है कि दलित एकजुट रहें और सत्ता की चाबी बीएसपी को सौंपें। बाबा साहब अपने लोगों को सलाह के तौर पर ये भी कहते रहे हैं कि इन्हें किसी भी मामले में अपने ऊपर होने वाली जुल्म जाति के विरुद्ध लड़ाई कानून को अपने हाथ में लेकर नहीं, बल्कि कानून के दायरे में रहकर करना है। संघर्ष आदि भी कानूनी दायरे के अंदर रहकर ही करना है, ना कि इसके लिए जिला मेरठ, जिला सहारनपुर, जिला प्रयागराज व जिला हरदोई आदि की तरह तथा आए दिन देश के अन्य राज्यों में भी सड़कों पर उतरना है। और जो भी ऐसे संगठन व पार्टियां आदि अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती हैं और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है, बल्कि वर्तमान हालातों में ये इन वर्गों के लोगों की मुसीबत और परेशानी को और भी अधिक बढ़ाने वाला ही है। मायावती ने चंद्रशेखर आजाद पर दलितों के लिए मगरमच्छी आंसू बहाने की बात कही तो चंद्रशेखर ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। उन्होंने कहा अगर वाकई में मायावती को दलितों के दर्द का एहसास होता तो घर में बैठकर बयान न देती, मेरठ में आकर पीड़ित परिवार से मिलती, पुलिस के जुल्म का विरोध करती। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने कभी मायावती पर पर्सनल कमेंट नहीं किया, लेकिन आज मायावती ने जिस तरह उन पर निजी टिप्पणी की उससे वो निराश हैं। मेरे मन को ठेस इसलिए पहुंची कि आप तो लड़ नहीं रहे और हम लोग जान की बाजी लगा के हमारे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, पुलिस से डिटेन हो रहे हैं, गालियां खा रहे हैं और अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये तो जो मगरमच्छ के आंसू बहाने, आप ही आओ ना मगरमच्छ के आंसू बहाने, आओ तो समाज के बीच में। और वो कह रहे हैं कि ऐसा है ये आंदोलन वगैरह नहीं करने चाहिए, अगर वो निचली अदालत से न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय चला जाओ तो हमारी बहनों की अस्मतें लूटे, उनको नोचा जाए, उन पर पेट्रोल छिड़क दिया जाए, उन पर तेजाब छिड़क दिया जाए, उनको मारा जाए, उनको मार के लटकाया जाए, उनके पैरों में कील ठोक दी जाए, तो हम ये तमाशा देखें कि कब 10 साल बाद न्याय मिलेगा और कब पुलिस कार्रवाई करे। किस तरह कार्रवाई कर रही है आप जानते हैं ना। तो हम भी हाथ पे आधर के बैठ जाए, न्याय की लड़ाई ना लड़े। आप समझते ये वो हमें सिखाना चाहते हैं, ये नहीं सीखना चाहता मैं उनसे। मैं तो उनका सम्मान करता हूं, हमेशा करूंगा, लेकिन आज उन्होंने मेरे मन को ठेस पहुंचाई है। समाज देख रहा है, समाज फैसला करेगा कि कौन समाज के लिए लड़ रहा है और कौन समाज से सिर्फ वोट का रिश्ता रखता है, इसका फैसला समाज करेगा। ठीक है, मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं। मायावती ने दलितों से एकजुट होने की अपील की तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने दलित नेताओं को आगे किया। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा पूरा देश जानता है कि मायावती बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। बीजेपी जो चाहती है मायावती वही कहती हैं, वही करती हैं, इसलिए मायावती की बात का अब कोई असर नहीं होता। अफसोस है कि बहन जी को जो रास्ता मानवर काशी राम जी दिखा गए थे, बहन जी काश उस रास्ते को न छोड़ती
तो आज वोट की ताकत बरकरार रहती। अब बहन जी हम कह रहे हैं तो बहन जी के बारे में ज़्यादा कुछ न कहलाइए, जग जानता है। उनको हैंडल कहीं दूसरी जगह से होना पड़ रहा है, उनके हैंडलिंग कहीं दूसरी जगह से हो रहा है, तो ये मजबूरी है उनकी। कांग्रेस ने कुछ महीने पहले ही अविनाश पांडे को हटाकर दलित नेता राजेंद्र पाल गौतम को यूपी कांग्रेस का इंचार्ज बनाया है। आज राजेंद्र गौतम ने कहा कि मायावती क्या कह रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है कि मेरठ पुलिस ने बेटी की हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे दलितों पर अत्याचार किया, झूठे मुकदमे दर्ज किए। कांग्रेस इस गुंडागर्दी का कड़ा विरोध करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर जनता जब प्रताड़ित हो, उत्पीड़ित हो तो क्या करेगी? जब वो पुलिस को ज्ञापन देती है, पुलिस कार्रवाई ना करे तो लोग धरना प्रदर्शनी तो करेंगे। इसमें गलत क्या है? अगर हाँ वो रोड को ब्लॉक कर रहे हैं, पब्लिक अगर परेशान, तो उसका तरीका है पुलिस बातचीत करके हटवाए, खुलवाए। फिर भी अगर कोई नहीं मानता है तो उसके लिए फिर वाटर कैनन है, वाटर कैनन के बाद ना माने तो टीयर गैस है, फिर भी ना माने तो फिर दूसरे तरीके हैं। आप अपना कानूनी कार्रवाई कीजिए। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और कम से कम जिसको हिरासत में लेके गाड़ी में बिठा लिया, उसमें फिर गाड़ी में चढ़ के आप उसको मार रहे हो और बाद में वीडियो बना के आप डाल रहे हो, सफाई पेश कर रहे हो और साथ में उसको गुंडा कह रहे हो। वो वकील है भाई, सोशल एक्टिविस्ट है। आप कह रहे हो वो गुंडा, उस पर कई मुकदमे, किस चीज के मुकदमे ये बता दो। मुकदमे अगर धरने प्रदर्शन करने के मुकदमे तो पॉलिटिकल लोगों पे और सोशल एक्टिविस्ट लोगों पे मुकदमे होते रहते हैं, तो वो क्या गुंडे हो गए? मेरठ में यूपी की बेटी की हत्या दुखद है, निंदनीय है। इस पर सियासत होना भी स्वाभाविक है। मायावती को लगता है कि दलित वोट उनके हाथ से खिसकने लगा है, इसीलिए उन्होंने इस इशू को लेकर चंद्रशेखर आजाद पर अटैक किया, दलितों से एकजुट होने की बात की। पर मायावती की प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ लिखा हुआ बयान पढ़कर काम चलाना चाहती हैं। अब वो पब्लिक के बीच दिखाई नहीं देती और लोगों को भी सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए मना कर रही हैं। उनकी इसी कमी का फायदा दूसरे दलित नेता उठा रहे हैं, लेकिन मायावती बदलने को तैयार नहीं है। अब बात असम की। आज हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक ऐसा फैसला किया जिसका कांग्रेस और मुस्लिम संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं। अब असम में उन सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी जिन्होंने एक से ज्यादा शादियां की हैं। ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा भी नहीं मिलेगा। न सरकारी राशन मिलेगा, न पेंशन मिलेगी, न सरकारी नौकरी मिलेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम में यूसीसी लागू हो गया है, बहुविवाह गैर कानूनी है। इसके बाद भी जो लोग ऐसा करेंगे उनके लिए सरकारी योजनाओं और सरकारी नौकरियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। पहला बार असम सरकार ने एक सिद्धांत लिया है कि जो भी व्यक्ति पॉलीगेमी में इन्वॉल्व होगा उनको सरकार से कोई स्कीम नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति बहुविवाह में लिप्त होगा उनको सरकार का द्वारा दिया गया कोई भी स्कीम का सुविधा असम में नहीं मिलेगा। साथ साथ में हमने ये भी बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति पॉलीगेमी में इन्वॉल्व होगा उनको, अगर वो सरकारी कर्मचारी है, तुरंत सरकार उनको काम से बर्खास्त करेगा। साथ में हम ये भी बताए हैं हमारा बजट में, हमें जो ये हजारों करोड़ रुपया हम लोगों को हम देने का काम करता हूं, शिक्षा या महिला उत्तरण जैसा कोई भी स्कीम में, अगर उनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट होगा तब भी वो स्कीम का योग्य पात्र विवेचित नहीं होगा। मीन्स पॉलीगेमी, बहुविवाह, क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाला लोगों को हैंड्सफोर्थ सरकारी स्कीम से वंचित किया जाएगा। हिमंता के इस ऐलान पर कांग्रेस ने सख्त ऐतराज जताया। रिपुन बोरा ने कहा कि हिमंता तुष्टीकरण के लिए इस तरह के फैसले कर रहे हैं, वरना असम में एक शादी करना तो पहले से गैर कानूनी है। इस तरह के नए नियमों की कोई जरूरत नहीं है। That is earlier also there. It is not now. Earlier also it is not specific that government act is there. It is not supported earlier also.
But now they have said that not going to any government job or any government benefit. That is a different thing. Are you supporting it? Yes, that is polygamy. We never support. We never support. We never support. That is law is already there. We never support. But this question of giving job them, not to giving job them, it is immaterial. It is immaterial. If you implement the law properly, then this is immaterial. रिपुन बोरा कह रहे थे कि कांग्रेस ने कभी बहुविवाह का समर्थन नहीं किया। असम में पहले से इसके खिलाफ कानून है। अब एक से ज्यादा शादी करने वालों की सरकारी नौकरी जाने की बात हो रही है। इस तरह के बयानों का कोई मतलब नहीं है। सब जानते हैं कि हिमंता ने एक से ज्यादा शादी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को निकालने का फैसला क्यों किया। वो तो पहले दिन से ही कहते रहे कि उन्हें मियां मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। हिमंता असम में कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी करार दे चुके हैं, इसलिए बहुविवाह के खिलाफ कानून से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज बिहार से भी एक बड़ी सियासी खबर आई। बांकीपुर असेंबली सीट पर होने वाले बाई इलेक्शन में आज बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखकर दे दिया कि वो व्यक्तिगत कारणों से चुनाव लड़ने में अक्षम है। यह फैसला हैरान करने वाला है, क्योंकि अभिषेक कुमार ने कल ही नॉमिनेशन फाइल किया था। उनके नामांकन में बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे। आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अभिषेक कुमार बंटी के लिए कैंपेन करने बांकीपुर पहुंचे थे। अभिषेक कुमार भी सम्राट चौधरी के साथ हाथ जोड़कर मंच पर खड़े थे। सम्राट चौधरी ने अभिषेक कुमार बंटी की जीत की माला पहनाई। खूब नारेबाजी हुई। सम्राट चौधरी ने दिन में 3 बजे दावा किया कि अभिषेक कुमार भारी अंतर से जीतेंगे। अब तो बांकीपुर वालों के लिए 2 ऑफर है साथियों। एक तो बंटी जी विधायक बनेंगे और नितिन नवीन जी सांसद बन गए। यदि बंटी जी को एक वोट देकर जिताया तो आपका विधायक अभिषेक बंटी जी बनकर जाएगा। नितिन नवीन जी के जो अधूरे सपने हैं और बंटी जी के कंधे पर वो भार दिया गया है, आपको स्वस्थ करते हैं। जो अधूरा सपना छूटा है, पूरी तरह बिहार सरकार आपके सपने को साकार करने का काम करेगा। अपने उम्मीदवार अभिषेक बंटी को जिताना है तो जिताइएगा ना। तो माला पहना है कि नहीं पहना है? लेकिन बंटी जी तो 2 घंटे में बदल गए। सम्राट चौधरी बांकीपुर से निकले, इसके थोड़ी देर बाद यह ट्विस्ट आ गया। अभिषेक कुमार बंटी भी पटना पहुंच गए। खबर आई कि अभिषेक कुमार बंटी बांकीपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बंटी ने बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष को 4 लाइन की चिट्ठी सौंपी। मीडिया के सामने आए और वही चिट्ठी पढ़कर सुना दी, जिसमें लिखा था वो पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। इसके 1 घंटे बाद बीजेपी ने अभिषेक कुमार की जगह नीरज कुमार सिन्हा को बांकीपुर सीट से उम्मीदवार घोषित कर दिया। नीरज सिन्हा 32 साल के हैं, बीजेपी के बूथ अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 बार मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। नीरज के नाम का ऐलान हुआ तो वो खुद ही हैरान रह गए। उन्होंने बताया वो तो बूथ पर पर्चियां बांट रहे थे। तब लोगों ने बताया कि पार्टी ने उन्हें कैंडिडेट बना दिया है। नीरज ने बताया कि पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लगा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने पार्टी के दफ्तर में आकर इस खबर को कंफर्म किया।
अभी तो अचानक मैं तो अपने बूथ पर पर्ची बांट रहा था, अचानक वो फ़ोन आया कि आपका नाम चल रहा है, तो लेकिन हम उतना नहीं, लेकिन यहाँ से फ़ोन आया तो हम बुलाहट हुआ तो मैं आया। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मुझे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी इस जगह पर पहुँचाई है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ तक अभी पहुँच पाऊँगा, जो मेरा उम्र है अभी। लेकिन मैंने अपनी कार्य क्षमता से, मैं बूथ अध्यक्ष का काम करता था, वहाँ पर पर्ची बांट रहा था, मुझे जानकारी मिली तो अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। शीर्ष नेतृत्व का मेरा बहुत बहुत आभार है। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि एक छोटा सा आम कार्यकर्ता को इस जगह पर चुनाव दिया है, टिकट दिया है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूँ। नीरज कुमार सिन्हा का मुकाबला आरजेडी की रेखा गुप्ता से होगा और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर से होगा। प्रशांत किशोर को मौका मिल गया। उन्होंने कहा बांकीपुर से बिहार में बदलाव शुरू होगा। बीजेपी के उम्मीदवार को 24 घंटे में हवा का अंदाजा हो गया, इसलिए अभिषेक कुमार मैदान छोड़कर भाग गए। ये दिखाता है कि कोई भी विधानसभा क्षेत्र या कोई भी लोकसभा क्षेत्र किसी का गढ़ नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। अगर जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े नेता का पसीना निकल सकता है। जिस बांकीपुर के बारे में कल तक भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि हमारा इतना मजबूत किला है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हमको वोट देगी, आज जनता के सामने एक विकल्प आ गया है तो भाजपा को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, इस देश ने पिछले कुछ सालों में देखा है भाजपा के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते हैं। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को ये लोग खरीदते हैं, भगाते हैं। आज ऊपर वाले ने इनके साथ इंसाफ किया है, इनका उम्मीदवार किसी कारणवश छोड़कर भागा है मैदान। अब उनको चिंता करने दीजिए, 3 तारीख को जब वो रिजल्ट आएगा तो मुकम्मल हिसाब इनसे होगा। सम्राट चौधरी के लिए यह बड़ा एम्बैरेसिंग है कि वो जिस बंटी के गले में माला डाल रहे थे, जिस बंटी की जीत का दावा कर रहे थे, 2 घंटे बाद वो कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गया और उन्हें पता ही नहीं था। प्रशांत किशोर ने भी चतुराई की। वो बीजेपी के बजाय सम्राट चौधरी को चैलेंज कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की बैकग्राउंड और इमेज दोनों पर निशाना लगा रहे हैं। हालांकि बांकीपुर बीजेपी की पक्की सीट है, लेकिन लास्ट मिनट पर कैंडिडेट बदलने से कंफ्यूजन तो होगा और प्रशांत किशोर इसका भी फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बिहार की तरह मध्य प्रदेश में भी आज बड़ा सियासी खेल हुआ। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी बाई इलेक्शन होना है। सबको उम्मीद थी इस सीट से मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काट दिया। दतिया से आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। आशुतोष तिवारी आरएसएस के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा दतिया से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार गए थे। राजेंद्र भारती को कुछ महीने पहले धोखाधड़ी के पुराने केस में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुना दी। इस वजह से उनकी मेंबरशिप चली गई और दतिया में बाई इलेक्शन हो रहा है। मजे की बात यह कि राजेंद्र भारती ने लोअर कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, सजा पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने राजेंद्र भारती की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। उनकी 3 साल की सजा को बरकरार रखा, इसलिए अब राजेंद्र भारती बाई इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। खबर यह कि दतिया में कांग्रेस राजेंद्र भारती की पत्नी को टिकट दे सकती है, लेकिन बीजेपी का टिकट मिलने के बाद आशुतोष तिवारी बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा बहुत बड़े नेता हैं, पिछले चुनाव में कुछ कमियां रह गई थी इसलिए बीजेपी हार गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, दतिया में बीजेपी ही जीतेगी। नहीं, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं वो। अनजाने में किसी प्रकार की उसकी उस समय की कोई बातें रही होंगी, पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय नरोत्तम जी भाई साहब। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो पूरे दुनिया के वैश्विक नेता के नाते हैं, और प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, पार्टी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी भाई साहब हैं। ऐसा कुशल नेतृत्व है, सबका मार्गदर्शन मिलेगा, सब अच्छा होगा। हालांकि बीजेपी के उम्मीदवार की राह आसान नहीं है, क्योंकि आज नरोत्तम मिश्रा तो सामने नहीं आए,
लेकिन उनके सपोर्टर्स ने हंगामा शुरू कर दिया। नरोत्तम मिश्रा के सैकड़ों सपोर्टर सड़क पर उतर आए, हाईवे पर जाम लगा दिया, नारेबाजी की। दतिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा समेत पार्टी ने तमाम नेताओं को देखा और उन सब ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफा देने वालों में जिला अध्यक्ष के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष, दतिया पंचायत के मेंबर, नगर पालिका उपाध्यक्ष, दतिया विधानसभा के 6 मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, पार्षद और बूथ अध्यक्ष शामिल हैं। इन सब लोगों का कहना है कि अगर पार्टी अपना फैसला नहीं बदलती, अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया जाता, तो दतिया के ज्यादातर कार्यकर्ता पार्टी छोड़ देंगे। नरोत्तम मिश्रा शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर थे। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, लेकिन चुनाव हार गए। जब राजेंद्र भारती की मेंबरशिप गई तो मिश्रा जी की उम्मीद फिर जागी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें टिकट तक नहीं दिया। अब उनके सपोर्टर्स टिकट के लिए हंगामा कर रहे हैं। राजनीति में वक्त कैसे बदलता है, नरोत्तम मिश्रा इसका एक उदाहरण है। अब आपको भोपाल से ही कुछ और इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाता हूं। भोपाल के मास्टर प्लान पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन यह मीटिंग जंग का अखाड़ा बन गई। कांग्रेस के विधायकों और बीजेपी समर्थित पंचायत अध्यक्ष के बीच जबरदस्त झड़प हुई। बात एक दूसरे को देख लेने तक पहुंच गई और इसके बाद कांग्रेस के दोनों एमएलए मीटिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। ये मीटिंग भोपाल के कलेक्टर ने बुलाई थी, मास्टर प्लान पर चर्चा के लिए थी। भोपाल के सांसद, विधायक, पंचायत अध्यक्ष समेत दूसरे जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था। बात शुरू हुई भोपाल सेंट्रल से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद और भोपाल नॉर्थ से विधायक आतिफ अकील ने अपने अपने सुझाव रखे। इसी दौरान फंदा जनपद के पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत ने कांग्रेस के विधायकों को टोक दिया। बहस शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लगे। आरिफ मसूद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी और उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी की बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। प्रमोद सिंह ने भी कह दिया कि जो करना है कर लेना, हम भी राजपूत हैं, निपट लेंगे। भोपाल के सांसद आलोक शर्मा दोनों पक्षों को समझाते रहे, लेकिन कांग्रेस के विधायक मीटिंग छोड़कर चले गए। इनसे बात ही नहीं हो रही थी। बात तो आपके बेटे बुलाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये बात करने से कोई बात करूंगा। भोपाल का मास्टर प्लान आएगा, भोपाल का मास्टर प्लान नहीं आएगा तो विकास नहीं होगा। ऐसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। बिहेवियर से मीटिंग नहीं चलेगी। कोई तरीका नहीं है प्रमोद जी, विषय पे बात करो। जब आपको बोलना चाहिए तब आपको नहीं बैठेंगे। जब आपको बेइज्जती कराना है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर बेइज्जती कराना है। नहीं आप बैठिए, आप नहीं आप बदतमीजी बात नहीं कर रही। सांसद निधि की प्रधानमंत्री वाला सम्मान देते हुए आए थे। अगर ये व्यवहार हमें पता होता कभी नहीं आते। विधायक हैं आप, ये बताओ इस तरह का व्यवहार चर्चा करने दीजिए। आप विषय को बढ़कर आप बैठिए। विधायक जी, आप विधायक बनाएंगे विधायक लोग। बात सिर्फ आप लोगों से हो रही थी, तो ये कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? मेरा भी काम है बोलना। आप बोलो, इनसे बोलो, आप इनसे बोलो। मैं आप लोग सुनना है क्या? देखो यार, मेरे पास भी 185 पंचायत है जो मास्टर प्लान में आती है। आप उनसे बात करो ना कलेक्टर साहब से। मुख्यमंत्री की सलाहकार समिति में मीटिंग में आए हो, बदमाशी करने आए, मीटिंग में आए हो। तुम्हें बदमाशी करने आए, बदमाशी कर लेना। मैं राजपूत हूँ, ठीक है। बाहर आकर आरिफ मसूद और आतिफ अकील ने कहा कि वो इस मुद्दे के इशू पर विधानसभा स्पीकर से बात करेंगे, प्रिविलेज मोशन लाएंगे। आरिफ मसूद ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष को कुछ जानकारी तो थी नहीं, बिना बात के बीच में टोक रहे थे। एक प्रतिनिधि बदतमीजी के शब्द कलेक्टर और दिशा की बैठक में प्रयोग कर रहा है। जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाए तो उस बैठक के अंदर बैठने का कोई मात्र नहीं। मास्टर प्लान में योजना कहां से लाओगे, उसको पता ही नहीं है ना, जाहिल आदमी है। हम जो बात कह रहे हैं बिना मास्टर प्लान के, तो अकेला मास्टर प्लान बनाएगा। जब एक मीटिंग के अंदर कोई जनप्रतिनिधि अपनी बात कर रहा है, कलेक्टर को अवगत कराकर, माननीय सांसद जी को अवगत कराकर कोई बात रख रहा है, विधायक सीनियर एमएलए हैं और अपनी बात रख रहे हैं जनप्रतिनिधि, तो बीच में टोकने के लिए, बदतमीजी करने के लिए जिस दिशा की बैठक रखी जाती है, कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का सम्मान
माननीय विधायक आरिफ मसूद साहब की जो बात हुई, इसमें जनप्रतिनिधि का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए हुई, इसलिए हमने मीटिंग छोड़ी। क्या आप जनप्रतिनिधि को मीटिंग बुला के यहाँ बेइज्जत करने के लिए बुलाए क्या? शब्द का भी इस्तेमाल हो रहा था क्या? बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, और मैं इसको लिख के दूंगा और विधानसभा अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दूंगा, उनको भी शिकायत करेंगे। विशेष अधिकार का कहीं ना कहीं विधायक जी का आनंद हुआ है इसका। नहीं, ये वाली बात तो गलत कही उन्होंने। माननीय विधायक जी के लिए ये बात हमें इस बात को इससे कहीं ना कहीं इत्तेफाक नहीं रखते, और कहीं ना कहीं बदतमीजी का, इसीलिए हम भी मीटिंग से उठे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रमोद सिंह राजपूत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रमोद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के विधायक सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। वो पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके इलाके की बात कोई नहीं करता। वो मीटिंग में इसी बात को उठा रहे थे। ये बात कांग्रेस के नेताओं को बुरी लगी तो लगती रहे, वो किसी से नहीं डरते। कोई व्यक्तिगत रूप से आरिफ मसूद हो चाहे आतिफ हो, कोई भी हो, अगर व्यक्तिगत रूप से मुझे धमकी देगा, मुझसे कहेगा कि बदमाशी करके दिखाते हैं तुम्हें, तो मैं खुला चुनौती देता हूं उन दोनों को कि मैं आपके विधानसभा, मध्य विधानसभा और उत्तर विधानसभा में आकर चाय पीऊंगा। आपको जो बन सके मेरा बिगाड़ के देखो, इसलिए मैंने इस बात को कहा है। अन्यथा हम ये बात चाहते नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों होता है बैठकों में, हमने अपनी बात पूरी ताकत के साथ रखी। हम ग्रामीण क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इस बात को हमने रखा था। लेकिन अगर आरिफ मसूद और आतिफ कोई चीज चाहते हैं, अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। इस बात को मैं आपके समक्ष भी रख रहा हूं। मीटिंग में हुए हंगामे पर भोपाल के सांसद आलोक शर्मा ने दुख जताया। उन्होंने कहा उन्होंने सबको समझाया, सबको रोका, लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं था, तो वो क्या करते। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग के अंदर इस प्रकार की जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि वो निंदनीय है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता। और मैंने सम्मानीय सदस्यों को भी हिदायत दी है कि कम से कम आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, क्या विषय आ रहा है, बगैर विषय समझे ही कुछ तो बोलने लगे, वो झगड़ा करने लगे। मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना की इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। नेता अपने क्षेत्र के विकास के लिए संघर्ष करें, एक दूसरे से compete करें, मीटिंग्स में अपने अपने इलाके के लोगों की समस्याओं का मुद्दा पूरी ताकत से उठाएं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मीटिंग में एक दूसरे को देख लेने की धमकी दें, ये कहें कि मैं राजपूत हूं, जहां कहूं वहां आ जाऊंगा, देख लूंगा, ये भाषा अच्छी नहीं है। राजनीति में शालीनता और शब्दों की मर्यादा बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश की यही संस्कृति है। सभी पार्टियों के नेताओं का इसका ख्याल रखना ही चाहिए। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के नेता जबरदस्त टेंशन में हैं, क्योंकि इस बात की चर्चा है कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं। कल शरद पवार की डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात हो गई। 5 मिनट अकेले में बात हो गई। इसके बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे बड़े, सबसे सीनियर, सबसे सम्मानीय नेता हैं। अगर वो साथ आएंगे तो उनका स्वागत होगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं ने भी कहा कि शरद पवार वक्त की नब्ज को पहचानते हैं। अगर वो महायुति में आते हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इस तरह के बयानों से उद्धव ठाकरे की पार्टी फड़क गई। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार कहीं भी मीटिंग कर सकते थे, शिंदे के केबिन में जाने की क्या जरूरत थी। इस तरह की हरकतों से शरद पवार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा अगर शरद पवार गद्दारों के साथ बैठना चाहते हैं तो उन्हें अपने साथ हुए धोखे पर बात नहीं करनी चाहिए। बात बढ़ी तो सुप्रिया सुले सामने आई। सुप्रिया ने कहा कि महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर के इशू पर मीटिंग थी, शरद पवार उसी मीटिंग में शामिल होने गए थे। कुछ विधायक उनसे मिलना चाहते थे। सामने शिंदे का केबिन था, पवार साहब वहां चले गए, वहीं विधायकों से बात की, शिंदे से भी दुआ सलाम हुई। इसके राजनीतिक मायने निकालना ठीक नहीं होगा। सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्होंने संजय राउत की गलतफहमी भी दूर कर दी है। आदरणीय पवार साहेब विधान भवनला गेले आणि ते चालत परत येताना आमदारांनी सांगितलं की त्यांना काही बोलायचं। तिथे सगळ्यात जवळ जे कॅबिन होतं तिथे ते योगायोगाने हे कॅबिन होतं आणि असे काही फिक्स्ड कॅबिन्स नसतात विधान भवनमध्ये। आणि त्या कॅबिनमध्ये पवार साहेब गेले। आम्हाला कुणालाही एक झालेलंही माहिती नाही आणि खरं तर आम्ही त्याला फार महत्त्वही दिलं नाही, कारण आम्हाला म्हणजे एक आमदारांसाठी साहेब कुठेतरी बसले तर योगायोगाने ते
शिंदे साहेबांचं ऑफिस निघालं. शिंदे साहेबांचाही मनाचा मोठेपणा, कारण का शेवटी ते एका मोठ्या पदावर आज आहेत आणि त्या मोठ्या पदावर असताना कॅबिनेट चालू असताना ते खाली आले. पवार साहेबांना 2 शब्द बोलले आणि परत कॅबिनेटला गेले. आणि हे अगदी कॅज्युअली झालेली एक घटना आहे. सुप्रिया सुले मराठी में कह रही थी कि मीटिंग जैसा कोई प्लान नहीं था. शरद पवार विधान भवन से लौट रहे थे. कुछ विधायक उनके पास पहुंच गए. विधायकों से बात करने के लिए पवार साहब एक केबिन में चले गए. संयोग से ये केबिन एकनाथ शिंदे का था. शिंदे ने शरद पवार साहब का अभिवादन किया, 2 शब्द बोले और उस केबिन से चले गए. सुप्रिया सुले ने कहा इस छोटी सी मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब निकालना ठीक नहीं है. ये बात उन्होंने संजय राउत को भी समझाई है. लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे सामने आए. उन्होंने शरद पवार के साथ मीटिंग की चर्चा को और हवा दी. शिंदे ने कहा अगर कोई आपके घर आए तो उसका सम्मान करना महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा है. सीनियर लीडर शरद पवार आए तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था. अगर कुछ लोग इससे परेशान होते हो तो होते रहें. सीमा प्रश्नाच्या बैठकीनंतर पवार साहेब खाली जाता जाता तिकडे आले. त्यांना कोणाशी त्यांच्या लोकांशी बोलायचं होतं. माझ्या दालनामध्ये आले आणि मी वरती कॅबिनेटला होतो. मला माहीत पडलं तिकडे पवार साहेब आलेत. आता ज्येष्ठ नेते पवार साहेब आता आपले तिकडे बसले दालनात. मी ताबडतोब गेलो. त्यांना आपली संस्कृती आहे, शाल श्रीफळ दिलं. अरे काय किती मिरच्या, किती पोटदुखी, किती मळमळ, किती जळजळ, काय अरे काय मी जल्लोषेल चालणार नाही, जमाल गोटा पाहिजे. एकनाथ शिंदे मराठी में कह रहे थे कि कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद समिति की बैठक के बाद शरद पवार मेरे यहाँ आए. उन्हें अपने विधायकों से कुछ बात करनी थी. उस वक्त मैं मंत्रिमंडल की बैठक में था. जैसे ही मुझे पता लगा कि पवार साहब जैसे सीनियर लीडर मेरे केबिन में बैठे हैं, मैं तुरंत उनसे मिलने गया. महाराष्ट्र के कल्चर के मुताबिक उन्हें शॉल और श्रीफल दिया. और अब लोगों को इस पर जलन हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है. उनकी जलन में जलूसिल देने से काम नहीं बनेगा. इन लोगों को जमाल घोटा देना पड़ेगा. शिंदे के बयान से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता और भड़क गए. आदित्य ठाकरे ने कहा कि संजय राउत ने जो कहा वो शिवसैनिकों की भावना है. उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में सीट पर उनकी पार्टी का दावा था, लेकिन शरद पवार के सम्मान में यह सीट छोड़ दी गई. इसके बाद भी शरद पवार अगर शिंदे के साथ बैठेंगे तो दुख होना स्वाभाविक है. कोई नाराजगी नहीं है और उनके खिलाफ भी कोई नहीं है. बात यही है, संसद के टाइम यही था कि रोल कॉल में हमारा आंकड़ा पहला था, हमारा नंबर पहला था, इसलिए हम दावा कर रहे थे. पवार साहब सबसे सीनियर है. लेकिन कल जो घटना घटी है, राउत साहब ने भी बयान दिए है, जो उनको दुख हुआ है वो व्यक्त हुआ है. और हम यही चाहते हैं कि कोई भी महाराष्ट्र से जो महाराष्ट्र लूट रहा है और जो राम मंदिर लूट रहा है उसके साथ ना बैठे. समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने, शिवसेना ने इसे शिष्टाचारवश फेर बताया. लेकिन असल बात रामदास आठवले ने बताई. आठवले ने कहा शरद पवार से पहले भी कई बार एनडीए में आने को लेकर बात हुई है, लेकिन पहले उन्होंने मना कर दिया. अब उन्हें लग रहा है कि शरद पवार एनडीए में आ सकते हैं. एक बार मैंने ऑफर दिया था, मैंने बात किया था कि भाई शरद पवार जी ने एनडीए में आना चाहिए. पर शरद पवार जी 2014 में अगर एनडीए में आते थे तो शायद शरद पवार जी देश के राष्ट्रपति भी बन सकते थे. लेकिन शरद पवार जी आए नहीं. हमने उनको बताया था कि भाई जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार और शरद यादव, ममता बनर्जी ऐसे सब लोग एनडीए में आए थे, लेकिन पवार साहब ने नकार दिया था. लेकिन अभी स्थिति बदल चुकी है. शरद पवार जी एनडीए में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए एकनाथ शिंदे जी शायद उनको जाकर मिले हैं. शरद पवार के हर पार्टी में दोस्त हैं, सब जगह उनके पर्सनल रिश्ते हैं. इसलिए वो कहाँ बैठें, किसके साथ बैठें, किससे बात करें, ये इशू ही नहीं होना चाहिए. लेकिन उद्धव सेना को तो एकनाथ शिंदे का नाम सुनते ही मिर्ची लग जाती है. कमेंट करते समय उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि शरद पवार वाकई में महाराष्ट्र के सबसे सीनियर और सबसे अनुभवी नेता हैं. उनकी प्रशासनिक क्षमता और राजनीति पर पकड़ दोनों कमाल की हैं.
अब मुझे ये तो मालूम था कि पवार साहब एक बार प्रधानमंत्री बनते बनते कैसे रह गए थे, कुर्सी सामने थी और वो चूक गए थे, लेकिन ये आज पहली बार सुना कि वो राष्ट्रपति बनते बनते भी रह गए। अब बात करते हैं अमित शाह के बॉर्डर सिक्योरिटी प्लान की। आज अमित शाह ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने, घुसपैठ को पूरी तरह रोकने का प्लान देश के सामने रखा। अमित शाह ने बताया कि अगले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। सीमाओं पर स्मार्ट बॉर्डर प्लान लागू होगा। इसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश से एक भी घुसपैठिया भारत की सीमा में कदम नहीं रख पाएगा। अमित शाह आज दिल्ली में देश के 119 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के पुलिस चीफ्स को एड्रेस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का 400 गुना ज्यादा डेवलपमेंट किया है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत एक नई सिक्योरिटी ग्रिड डेवलप की जा रही है ताकि सीमाओं की सुरक्षा को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव मॉडल पर डेवलप किया जा सके। इस ग्रिड के तहत सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। बॉर्डर मैनेजमेंट में लोकल रेजिडेंट्स की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि उनके मंत्रालय ने देश की सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर प्लान बनाया है। इसके तहत सरकार बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, स्मार्ट रडार जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगी। बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए फेंसिंग के साथ साथ इंफ्रारेड सेंसर्स, फ्लड लाइट्स और स्मार्ट कैंप का उपयोग होगा। सीमा की निगरानी के लिए एक स्मार्ट इंटीग्रेटेड ग्रिड भी डेवलप किया जाएगा। तो 2013 का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और आज के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में 400% का परिवर्तन है। बॉर्डर सुरक्षा की पहली जो रिक्वायरमेंट थी, बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, इसको सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। 4 लिम में हम सभी सुरक्षा की समस्या का समाधान को डेबिट कर एक सर्वग्राही सुरक्षा दृष्टिकोण बनाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य है रिएक्टिव सुरक्षा से प्रोएक्टिव सुरक्षा का ग्रिड खड़ा करना। कोई हमारा नुकसान कर जाए, बाद में हम रिएक्शन दे, ऐसा नहीं, नुकसान कर ही ना पाए, इस प्रकार का सुरक्षा तंत्र खड़ा। हमने स्मार्ट बॉर्डर का जो कंसेप्ट लिया है, इसके अंदर ढेर सारी चीजें ली है हमने, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम भी है, जिसके अंदर रडार भी है, हाई रेजोल्यूशन कैमरास भी है, घुसपैठ रोकने के लिए चेतावनी देने का तंत्र भी है, कई प्रकार की व्यवस्था है। विश्व की सबसे आधुनिक बॉर्डर सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले समय में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के तहत एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आज अमित शाह ने ये कहकर चौंका दिया कि पिछले 12 साल में हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, वो पहले के मुकाबले 400% ज़्यादा है। इसका एक मतलब तो यह है कि 12 साल पहले हमारी सीमाएं कितनी असुरक्षित थीं। क्या इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी भारत में घुस जाते थे? अच्छी बात है कि अब AI, ड्रोन्स और रडार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सीमाओं को और सुरक्षित बनाया जाएगा। किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये काम पहले किया जाता तो घुसपैठ न होती और आतंकवाद की इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमें न करना पड़ता। अब जो खबर मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको सावधान करने की है। सड़क किनारे ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में खाने के बाद आपको जो सौंफ सर्व की जाती है, वो जहरीली हो सकती है। आज गुजरात के मेहसाणा में 26,000 किलो जहरीली सौंफ बरामद की गई। फिगर पर ध्यान दीजिए, 26,000 किलो। यह सौंफ देखने में बिल्कुल हरी और फ्रेश दिखती है, लेकिन इसे जहर भरे रंगों से रंगा गया था। आज मेहसाणा के ऊंझा में फूड डिपार्टमेंट के अफसरों ने रेड की। जिस फैक्ट्री में रेड की गई, वहां सौंफ की सफाई का काम होता था। इसे पैक करके पूरे देश में सप्लाई किया जाता था, लेकिन
बोरों में भरी सौंफ सड़ी हुई निकली। उसमें कीड़े पड़ चुके थे। जिन बोरों में सौंफ भरकर सप्लाई करने की तैयारी थी, उन बोरों का रंग भी हरा हो गया था। कमरे की दीवारें हरे रंग में रंगी थी। अफसरों को शक हुआ। जांच हुई तो पता लगा कि फैक्ट्री चलाने वाले सड़ी हुई घटिया सौंफ खरीदकर उसे कपड़ों को रंगने वाले रंग में रंग देते थे और फिर पैक करके मार्केट में सप्लाई करते थे। नकली सौंफ बेच करके लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा था, उसका पर्दाफाश गुजरात FDCA ने यहाँ ऊंझा के पास उनावा में किया है। यहीं ऐसी एक फैक्ट्री है जो राकेश पटेल और भार्गव पटेल नाम के दो व्यक्ति चला रहे थे, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं था। यहाँ उनावा के इस एस्टेट में ये फैक्ट्री बनी हुई है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर, आप सोचिए इस ग्रीन कलर के केमिकल का उपयोग, ये उसके रेसिड्यूज हैं। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे, देखिए ऊपर जो जालियाँ बनी हुई हैं ऊपर, वो देखिए उस पर भी कलर उड़ उड़ के पूरी तरह वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गए हैं। ये सारा रॉ मटेरियल है और इसी को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद फिर ग्रीन कलर के अंदर उसको मिक्स करके इस प्रकार से बना दिया जाता है कि वो पूरी तरह ओरिजिनल सौंफ लगे। देखिए किस क्वालिटी का है ये जो सामान है ये रिजेक्टेड है पूरी तरह। इसमें कीड़े अंदर आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। इस प्रकार का सामान जो है ये इन थैलियों में भरा हुआ है। ये जो बड़े बड़े जत्थे होते हैं असली सौंफ के, उसमें इनको मिला दिया जाता है। देखिए 26,000 किलो 26 टन माल जो है वो पकड़ के सीज किया गया, जो कि पूरी तरह प्रोसेस हो चुका था। ये बताया जाता है कि ये बेसिकली एक डाई है जो कि कपड़ों के रंग को रंग करने में इस्तेमाल होती है। इस तरह की केमिकल डाई को से आप सौंफ को ग्रीन बना करके मार्केट में बेच रहे हैं। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर प्रफुल्ल पानसेरिया ने बताया कि गुजरात में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रीन कलर का इंडस्ट्रियल कलर शॉप में मिलावट शॉप में वो मिलाते थे और बेचते थे। करीब 26 टन का ये माल सभी को सीज कर दिया है। ये 5वां बनाव है ऊंझा में। वहाँ जीरा और सौंफ में दोनों में वो मिलावट करने वाले बदमाश लोग ये करते थे। कोई मिलावट मत करो, अगर करोगे तो इसी तरह उसको दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी और समाज में बदनामी मिलेगी। ये कुदरत ने दिया हुआ इतना अच्छा सृष्टि में ये बदमाशी करने वाले को शर्म आनी चाहिए कि ये लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले अहमदाबाद के 100 से ज़्यादा होटल्स पर रेड की गई थी। इन होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो पनीर बेचा जा रहा था, जो सर्व किया जा रहा था, उसकी जांच की गई तो पता चला था कि मिल्क पनीर का इस्तेमाल नहीं होता, ये नकली पनीर बेचा जा रहा था। आज 26,000 किलो जहरीले रंगों से रंगी सौंफ पकड़ी गई। सब्जियों को रंग कर बेचने की खबरें अक्सर आती हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। दुनिया के कई देशों में इस तरह की हरकतें करने वालों के लिए मौत की सजा का प्रोविजन है। इसी तरह का कानून हमारे देश में भी होना चाहिए। अमेरिका से बमों की बरसात के बीच कल देर रात ईरान ने अपने फॉर्मर सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह सईद अली खामेनेई को सुपुर्द खाक कर दिया। खामेनेई को उनके शहर मशहद में इमाम रजा के मकबरे के कैंपस में दफनाया गया। खामेनेई की नमाज जनाजा उनके बेटे मुस्तफ़ा खामेनेई ने पढ़वाई। इस दौरान पूरा खामेनेई परिवार और ईरान के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद थे। खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान कल मशहद में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पुतला भी जलाया गया। लोगों ने ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए और खून का बदला खून से लेने की कस्में खाई। ईरान की हुकूमत ने दावा किया कि 5 दिनों तक चले अंतिम संस्कार में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हैरानी की बात यह कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। अब चर्चा यह कि मुस्तफ़ा खामेनेई
11 जुलाई को कुंभ शहर में होने वाली प्रार्थना सभा में नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत दोबारा शुरू करने की रिक्वेस्ट की है और अमेरिका इसके लिए तैयार है, लेकिन सीज फायर खत्म हो चुका है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि बातचीत के लेटेस्ट राउंड में ईरान और अमेरिका दोनों सीज फायर के लिए सीरियस होंगे। आजकल आमिर खान एक बार फिर से चर्चा में है अपनी तीसरी शादी की वजह से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले हफ्ते जब उनकी तीसरी शादी हुई तो उनकी पहली दोनों पत्नियां भी वहां मौजूद थी। आमिर खान जब आपकी अदालत में आए तो मैंने उनसे पूछा उनकी तीसरी शादी के बारे में। आमिर ने यह भी बताया कि एक वक्त उन्होंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया था और फिर कैसे उनकी फैमिली ने उनका यह फैसला बदलवाया। आमिर खान के परिवार से जुड़े, उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े बहुत सारे राज आपकी अदालत में एक एक करके खुले। ये शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। वन एंड ओनली आमिर खान। इतना लोग आपको एडमायर करते हैं, एक दिन आपने कह दिया था कि अब मैं फिल्में नहीं करूंगा। कोविड की वजह से मैं घर में बैठा हूं अकेले और मैं सोच रहा हूं कि मैंने यार अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं किया, अपने फैमिली के साथ ठीक नहीं किया, काम के नशे में, इस क्रिएटिविटी के नशे में खोया हुआ था। तो उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आया जब 4 साल की थी उसको कौन सी चीजें अच्छी लगती थी, उसके क्या सपने थे, उसके क्या डर थे। मेरे जो डायरेक्टर्स थे उनके साथ मैं वक्त बिताता था। उनके आशुतोष की क्या ड्रीम्स हैं मुझे पता है, आशुतोष की क्या इनसिक्योरिटीज हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे बच्चों की मुझे नहीं पता है।